नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं जिस विषय पे बोलने के लिए आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ वो इतना सारगर्भित विषय है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। मैंने आज इस अवसर पर सब्जेक्ट को चुना है आरक्षण, रिजर्वेशन। दोस्तों, अक्सर रिजर्वेशन के ऊपर आए दिन किसी न किसी तरह से विवाद होते रहते हैं। कई वाद विवाद भी चलते हैं, कुछ लोग नफरत भी करते हैं, कुछ विरोध भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण विकसित राष्ट्रों में भी है, अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी है, तो गरीब से गरीब राष्ट्र में भी है। और आरक्षण की व्यवस्था क्यों करनी पड़ती है, इस विषय पर संक्षेप में कहूँ तो एक मुख्य धारा से जो लोग छूट गए हैं उन लोगों को शामिल करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। जहाँ तक हमारे देश भारत का संबंध है, इसमें हमारे संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उस सोच के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार था, और उसको समझने में और व्यावहारिक रूप से उसको लागू करने में बहुत सारी चूक हो रही है। पहला आधार था कि आरक्षित वर्ग के व्यक्ति यदि आगे बढ़ेंगे, ऊंचे पदों पे पहुंचेंगे, तो बाबा साहब की ये मंशा थी कि वो अपने जाति समुदाय के जो अन्य पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उनको अप करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे, या यूँ कहें कि कोई पीड़ित उनके पास आएगा तो वो उनकी हेल्प करेंगे, और हेल्प करके और उनको अपने समान लाने का प्रयास करेंगे। यथासंभव जो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, आरक्षण का लाभ लेके लोग आईएएस भी बन गए, आईपीएस भी बन गए, एमपी भी बन गए और एमएलए भी बन गए। लेकिन व्यावहारिक रूप में देखिए कि उन्होंने, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम पर्सन की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिए, कुछ लोग अच्छे भी हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ मिलने के बाद अपने स्तर पर अच्छे प्रयास किए हैं और लोगों को उठाने का अथक प्रयास किया है। लेकिन अधिकतम लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ लेने के बाद में दूसरे की तरफ पलट के ही नहीं देखा, खुद का भला सोचने के अलावा कुछ नहीं किया। कुछ किया है तो अपने लोगों के लिए किया है, स्वयं के घर परिवार के लिए किया है। अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि आरक्षण में बंटवारे का एक जजमेंट आया है, और उसकी रिव्यू पिटीशन को भी खारिज फरमा करके और जजमेंट को एज इट इज रखा है। ये अलग बात है कि राजनीतिक दखलंदाजी उसमें हुई है, और भारत सरकार ने भी कहा है कि हम उसे अभी लागू नहीं करेंगे। लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लेकर के, और आप ये देखें कि खुद गजेटेड ऑफिसर बने हैं, उनके बच्चे गजेटेड ऑफिसर बने हैं, और मैं कहूं कि एक परिवार के अंदर 7-7, 8-8 लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। तो क्या ऐसे परिवारों को स्वेच्छा से आरक्षण का लाभ नहीं छोड़ना चाहिए? अपने जाति समुदाय के जो दूसरे पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, क्या उनके लिए उनको अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए? स्वेच्छा से एक मानवीय भावनाएं भी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं और उसका विरोध करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण का प्रॉपर लाभ कब मिलेगा? प्रॉपर लाभ तब मिलेगा जब सरकार इस तरह का सर्वे करे और देखे, जातियों में बंटवारा मत कीजिए, लेकिन इस तरह का सर्वे कीजिए कि देखे और समझे कि एक परिवार में से 5-7 व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है, उसकी 2 पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियों ने आरक्षण का लाभ ले लिया है, तो अब आगे ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण ना मिले। ये एक अच्छी सोच है, अच्छी सोच है, तभी दूसरे व्यक्ति का अवसर आएगा, अन्यथा तो अवसर कैसे आएगा। अब रही बात कि आरक्षण के कारण एक हीन भावना पैदा हो रही है समाज में। ये तो सच है कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए कि सदियों तक एक समुदाय का शोषण होता रहा, शिक्षा से उनका पिछड़ापन रहा, आर्थिक संपन्नता नहीं थी, और वो धीरे धीरे समाज के हाशिए से कटते गए। और आज़ादी के बाद आरक्षण की जो व्यवस्थाएं संविधान में की गई हैं, उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है और आसपास अच्छा वातावरण नजर आने लगा है।
लेकिन इस वातावरण के कारण बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे 90% 95% लेके भी सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर रहे, और कुछ लोग हैं जो कम परसेंटेज में भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विचार इस सीमा तक करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो कम परसेंटेज से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, आप देखें कि उनकी जो दयनीय स्थिति रही है वो कितनी सदियों तक रही है, और क्या शिक्षा का स्तर 90% प्राप्त करने वालों के बराबर है उनका? वो गांव में पढ़ रहे हैं, शिक्षा के पर्याप्त साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उनको ट्यूशन नहीं मिलता, और फिर वो 50-55% या 60-65% अंक ला रहे हैं और सर्विस ले रहे हैं। तो इसमें 90% वालों को तुलनात्मक रूप से सोचना चाहिए कि हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं इनको नहीं मिल रही हैं आज भी, इसलिए वो हीन भावना त्यागनी पड़ेगी। अन्यथा समाजों के अंदर वैमनस्य की भावनाएं, आपस में एक दूसरे का विरोध करने वाली भावनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, जो कि एक सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा मुद्दा आरक्षण पे आप देखिए, रिसेंटली कल का न्यूज़पेपर में देख रहा था और मैंने देखा कि भारत में पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 3 जज दलित समाज से हैं। पहली बार ऐसा हुआ है। तो इस समाज, जो दलित समाज है, अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी कहते हैं, एससी कहते हैं, इन लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है। बाबा साहब एससी थे, उनमें टैलेंट की कमी नहीं थी। आज भी बहुत से टैलेंटेड पर्सन हैं जो यूपीएससी टॉप कर रहे हैं, आरक्षित वर्ग से हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनको जो अवसर मिला है, उस अवसर को प्राप्त करने के बाद वो अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, क्या योगदान दे रहे हैं? वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं, नो डाउट, इस पर कोई प्रश्न नहीं करना चाहता मैं, कोई सवाल भी नहीं बनता है। लेकिन ये तो सभी करते हैं। किसी पद पे आप बैठे हैं तो ईमानदारी से ड्यूटी करना आपका फ़र्ज़ है, उसके लिए सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, सुख सुविधाएं दे रही है। लेकिन जिस समाज में होने के कारण आपको आरक्षण मिला और आरक्षण का लाभ लेके आप उस पद तक पहुँचे हैं, तो क्या आपकी ये ड्यूटी नहीं बनती कि आप उस समाज के लिए कुछ करें? उस समाज के लोगों के लिए जो गरीब तबके के हैं, क्या उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए, कोई अच्छा कोचिंग सेंटर खोलने के लिए, इस संदर्भ में कुछ किया आपने लाइफ में? मैंने देखा है कि बहुत से व्यक्ति आजीवन अच्छी सेवाएं की, आईएएस बन गए, रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने के बाद वो जनप्रतिनिधि के रूप में एमएलए एमपी का टिकट लेने घूम रहे हैं। और उनसे कोई ये पूछे कि आपने अपने जीवन में, जब आप सर्विस किया, आपने 30-35 साल सर्विस की है, क्या आपने अपने उस पीरियड में इस समुदाय जिससे आप आते हैं उसके लिए कोई कोचिंग संस्थान खोला है अपने निजी खर्चे से? क्या आपने कुछ लड़कों का खर्चा उठाया है कि वो पढ़ लिख के बड़े अफसर बन सकें आपकी तरह? गरीब से गरीब मेधावी छात्र हैं, क्या आपने उनके लिए कुछ किया है? ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिल रहा है और यह आरक्षण की मूल भावना को नष्ट करता जा रहा है। यदि आज भी उस मूल भावना के अनुसार आरक्षण कंटिन्यू नहीं रहा तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मुझे आरक्षण मिला, मैंने अपने आप को भला किया, अपने बच्चों का भला किया, तो फिर उस आरक्षण का मतलब खत्म है। आरक्षण इसलिए व्यवस्था की गई कि आरक्षित होने के बाद आप जब किसी पद पर बैठेंगे तो आपके पास जो पीड़ित आएंगे, सभी समुदाय के लोग आते हैं आपके पास, एक जन लोक सेवक के पास, लेकिन उन सब की भलाई करते समय आपको स्वतः भी ये प्रसंज्ञान लेना है कि हमारे समाज के ज़्यादा नहीं तो आपके गांव, मोहल्ले या तहसील या आपके जिला स्तर पर मेधावी छात्रों को ढूंढ के क्या आपको हेल्प नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। यही आरक्षण का मेन उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य से भटकाव नज़र आ रहा है और इसीलिए आज़ादी के इतने सालों बाद भी आरक्षण कंटिन्यू रहे, 10 साल के लिए, फिर 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है? कुछ ही लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, बाकी तो स्थिति बहुत डावाडोल है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक आरक्षण को ख़त्म करने की याचिकाएं लगी हुई हैं, मेरे नॉलेज में है,
और उनमें यही प्रश्न उठाया है याचिकाकर्ताओं ने कि साहब राजनीतिक आरक्षण 10 साल 20 साल के लिए शुरू में किया गया है, फिर उसको हर साल 10 साल बढ़ाया जा रहा है और ये राजनीतिक आरक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति घूम फिर के अपने ही परिवारवाद को आगे बढ़ाते हुए उनको है जो टिकट दिलाते हैं, राजनीति में धनाढ़ बनते जा रहे हैं और समाज के दूसरे लोग पिछड़े हुए हैं, पिछड़ रहे हैं। तो ऐसे राजनीतिक आरक्षण का क्या औचित्य है? मैं इस बात पे काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि जब आप बराबर का अवसर किसी दूसरे को नहीं देना चाहते तो ऐसा आरक्षण, जो राजनीतिक आरक्षण आपको जाति के आधार पर मिल रहा है, उसका औचित्य क्या रह जाएगा? इसका मतलब तो यही रह गया कि भाई एक आदमी एक बार सफल हो गया तो दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देगा, वो खुद ही आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, कभी खुद के लिए, कभी बीवी के लिए, कभी अपने भतीजों के लिए, कभी अपने परिवार के चाचा ताऊ के लिए, और यही काम चलता रहेगा, कभी अपने रिश्तेदारों के लिए। तो जो समाज की मुख्य धारा में आम आदमी जुड़ा हुआ है उसका क्या होगा? और वो उनके सामने टिकेगा भी कैसे? आज वो यदि आरक्षण किसी सीट पर, राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहा हूँ मैं, यदि वो कहीं टिकट लेने जाएगा तो उसके पास ना तो इतना पैसा है कि वो पार्टी को टिकट देगा और ना इतना मतलब वो है कि भाई वो पार्टी में अपना प्रभुत्व रखता है। वहाँ तो उसी की सुनी जाएगी जो ऑलरेडी एमएलए एमपी है, मंत्री बना हुआ है, उसी की बात मानी जाएगी, वो जिनको कहेंगे उनको टिकट मिलेगा। तो ये विडंबना है ना, इस विडंबना को तोड़ना पड़ेगा। ये विडंबना नहीं टूटती है तो राजनीतिक आरक्षण हो या सरकारी सेवाओं का आरक्षण हो, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कुछ भी भला नहीं हो सकता। उससे आरक्षण के प्रति लोगों में विमनिश्च की भावना जो पनप रही है धीरे धीरे, वो और बढ़ेगी और कोई फायदा नहीं होगा। सोनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोचा और समझ करके और जो निर्णय दिया है वो निर्णय काफ़ी हद तक सही है। बस उसे जातियों में बंटवारे वाला जो प्रश्न है ना, उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है और उस पर एक मंथन की और राजनीतिक मंथन की स्पेशल रूप से आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से मैंने ना तो आरक्षण के पक्ष में कोई विशेष अपना पक्ष रखा है, ना विरोध में रखा है। मैं इसका ना तो विशेष पक्ष ले रहा हूँ ना विरोध, लेकिन इसके उद्देश्य, जो आरक्षण लागू करने का उद्देश्य है, उस उद्देश्य पे मेरा ध्यान केंद्रित है और उस उद्देश्य की पूर्ति मैं समझता हूँ आज तक तो हुई नहीं है। और यदि इसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो उस पूर्ति की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आरक्षण का कोई औचित्य नहीं रहेगा। धन्यवाद।